नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एमजे सर पर आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे और उम्मीद है आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। हम रोज़ाना आपके सामने रोज़ाना एक नया वीडियो पेश कर रहे हैं। आपका जो मुकम्मल निसाब होगा 10वीं जमात का, उसे एक बार हम नज़रसानी कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं उसमें कौन-कौन से उन्वान हैं और कौन-कौन से असबाक हैं। और आपकी किताब कितने नंबर की है, कितना नंबर का गैर दरसी इक़्तिबास आएगा और कितने नंबर की कवायद आएगी और कितने नंबर के जो मज़मून हैं, दरख्वास्त वग़ैरह हैं वो आएँगी। इस वीडियो में हम जो सवालनामा होगा, इम्तिहान का जो पर्चा होगा जिसे पेपर बोलते हैं, उसके बारे में भी मालूमात हासिल करेंगे और आपको बताएँगे आपका जो इम्तिहान का जो पर्चा होगा वो कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। आपका जो सवालनामा होगा, जब हम हर सबक को मुकम्मल करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा पूरा निसाब आपके सामने होगा। आपको सिर्फ इंतज़ार इस बात का होगा कि इम्तिहान कब होगा, क्योंकि आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो चुकी होगी उस वक्त तक। आप हमेशा इस सिलसिले में तैयारी करते रहिए कि हाँ भाई, हमें रोज़ाना जो कुछ पढ़ाया जा रहा है हम उसे रोज़ाना ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों कल कभी नहीं आया है। आपने अपने दिल में कसद किया कि हाँ भाई, मैं रोज़ाना एक सबक याद करूँगा। अगर आपके दिल से आवाज़ आई हाँ मुझे आज करना है, तो वो आपको जभी करना है। आपको कोई भी चीज़ कल पे नहीं छोड़नी है। क्यों? क्योंकि कल कभी भी नहीं आया और ना कभी कल आता है। आपको रोज़ाना हमारे साथ पढ़ाई करते हुए चलना है। आपको कई सलाहकार भी मिलेंगे यार यूट्यूब चैनल पर, क्या है क्या नहीं है, ठीक है? लेकिन आपको उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देना है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप जब हमसे जुड़ोगे तो आप खुद इस चीज़ को असर पाओगे कि हम एमजे सर क्लासेस से जुड़कर कितना फैज़याब हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हम जो रोज़ाना आपके सामने जो चीज़ें पेश कर रहे हैं, वो हम कई चीज़ों से मुताला करके आपके सामने पेश करवाते हैं। क्योंकि हमारा मकसद ये होता है कि जो बच्चा है वो 80 में से 80 नंबर लाए इम्तिहान के पेपर में। क्योंकि हमारा जो टारगेट है शुरुआत से, वो टारगेट यही होता है कि हम बच्चों को 100 से 100 नंबर दिलाएं, 100 में से 100 नंबर दिलाएं। क्योंकि जो बच्चा होता है वो नादान होता है, उसे पता नहीं होता किताब के किस हिस्से से किस तरीके से सवाल आएंगे। हमारा जो तजुर्बा है, हम अपने तजुर्बों को बच्चे के सामने रखते हैं और अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो बच्चा होता है वो भी मेहनत करता है और एक दिन वो कामयाब भी हो जाता है, वो 100 में से 100 नंबर लाता है। मैं ज़्यादा आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। चलिए, अपना जो ये आज की क्लास होगी इसके बारे में हम मालूमात करते हैं, हम किताब के बारे में मालूमात करते हैं और इम्तिहान का पर्चे के बारे में मालूमात करते हैं कि हमारी कौन सी किताब है, कि कौन सा हिस्सा कितने नंबर का आएगा, सवाल का पर्चा कितने नंबर का आएगा या कैसा होगा। चलिए शुरू करते हैं। साल 2024-25 के मुताबिक जो आपका निसाब है उसको हमने यहाँ पे शामिल किया है। आप जमात है जो वो 10वीं जमात है। उर्दू ज़बान का मुकम्मल निसाब हम यहाँ पर पूरा करवाएंगे। रोज़ाना एक एक टॉपिक करवाते हुए हम ईयरली सालाना इम्तिहान से पहले आपका जो निसाब होगा उसे हम मुकम्मल करवाएंगे। किताब का नाम है जान पहचान। जान पहचान जो आपकी किताब है वो 48 नंबर की है, जिसमें उसका हिस्सा जो नस्र है वो 24 नंबर का है और जो हिस्सा नज़्म है वो 24 नंबर का है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो आपकी जो जान पहचान किताब है वो मुकम्मल हो जाएगी और आपकी जो जान पहचान किताब है वो 48 नंबर की है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको किताब को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है,
क्योंकि जो ये किताब है हमारे नंबरात में इजाफे के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि जो आपकी किताब है इसका निसाब, इसमें जो निसाब है इसका जो सिलेबस है ज्यादा वसी नहीं है, उसमें से कुछ हटा दिया भी गया है। लेकिन एक बात यह है, आपको हर वो मेहनत करनी है जिससे आपके किताब के जो 48 नंबर है वो 48 नंबर आपके पूरे आए। हम भी आपको मेहनत करवाएंगे, आपको भी मेहनत करनी है। जो गैर दरसी इक्तिबास होगा वो आएगा आपका 8 नंबर का। गैर का मतलब होता है दूसरा या अनजान, इक्तिबास का मायना होता है पैसेज, मतलब एक ऐसा गद्यांश आएगा आपके इम्तिहान में जो आपकी किताब में से शामिल नहीं होगा, वो 8 नंबर का आएगा। और आपकी जो कवायद होगी वो आएगी 16 नंबर की। और जो अगला उन्वान है वो है मजमून। मजमून आएगा आपका 4 नंबर का, जिसे निबंध बोलते हैं। दरखास्त या खत 4 नंबर की ये आएगी, और जिसकी वजह से आपके 8 नंबर मुकम्मल होते हैं। ये तो था आपका जो निसाब था सरसरी तौर पर। जो हिस्सा नस्र है वो 24 नंबर का है, और जो हिस्सा नज्म है वो 24 नंबर का है, यानी आपकी किताब 48 नंबर की है। और जो गैर दरसी इक्तिबास होगा, जो अनसीज पैसेज होगा, जो अपठित गद्यांश होगा, वो आपका 8 नंबर का होगा। और जो कवायद का जो हिस्सा है वो आपका 16 नंबर का है। कवायद को मेरे प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जो कवायद का जो ये हिस्सा है ये आपका 16 नंबर का हिस्सा है। इसमें ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, इसमें चंद ही चीजें शामिल की गई हैं जिनको आप जहन नशीन कर सकते हो और आप कवायद में 16 से 16 नंबर ला सकते हो। आगे का जो आपके टॉपिक है वो है मजमून। मजमून को निबंध बोलते हैं, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, और ये आएगी 4 नंबर की। दरखास्त और खत, या तो आपको दरखास्त करनी होगी या खत करने होंगे, ये हो गए 4 नंबर का। इन दोनों को मिलाकर कुल कितने नंबर हो रहे हैं? 8। और इन सभी को जब अपन जोड़ लेंगे तो आपके नंबर कितने हो जाएंगे? 80। मेरे प्यारे बच्चों आपको इस 80 नंबर के लिए मेहनत करनी है, ठीक है। आपकी जो 10वीं जमात है आपकी जिंदगी में अब ही है, ये 10वीं जमात जिंदगी में दोबारा कभी भी नहीं आएगी। हाँ, अगर आप 80 नंबर लाते हो तो आपको अपने ऊपर फख्र रहेगा कि हाँ भाई 10वीं क्लास में उर्दू जबान में मेरे 80 नंबर हैं। आप किसी के भी सामने अपनी बात को जोरदार अंदाज में पेश कर सकते हो कि हाँ भाई उर्दू जबान में मेरे 80 में से 80 आए थे, यानी 100 में से कितने आए थे? 100। 20 नंबर आपके स्कूल से जाएंगे, उसमें कोई दोहराए नहीं है। अपन को तो इन 80 नंबर पे मेहनत करनी है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आगे देखिए आपका इम्तिहान का पर्चा। आपका जो इम्तिहान का पर्चा होगा, आपका जो पेपर होगा, वो कुल 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। अब ये 4 हिस्से कौन कौन से होंगे? हिस्से को सेक्शन भी बोलते हैं। ये आपके 4 सेक्शनों पर आधारित होगा आपका जो पेपर होगा। उसमें जो पहला हिस्सा है, पहले हिस्से में सबसे पहले आपको मारूजी सवालात देखने को मिलेंगे। मारूजी सवालात वो होते हैं एबेसेदे वाले, ठीक है। इसमें एक सवाल आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। देखिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपके सामने सवाल आ गया, मौलाना इस्माइल मेरठी, मौलाना इस्माइल मेरठी कब पैदा हुए? ये आपके सामने एक सवाल होगा वहां पर। इसके ऑप्शन ऐसे होंगे: ए 1842, बी 1843, सी 1844, डी 1845।
45। ये होते हैं मारूजी सवालात। इसमें आपके सामने वहां पर इम्तिहान में एक सवाल लिख दिया जाएगा और उसके 4 मुमकिना जवाबात लिख दिए जाएंगे। उन चारों जवाबों में से जो सबसे मुनासिब जवाब होगा, उस सवाल का जो सबसे दुरुस्त जवाब होगा, वो आपको वहां पर उसका इंतखाब, उसका चुनाव करना होगा। आप सभी को मालूम है मौलाना इस्माइल मेरठी की पैदाइश कब हुई थी? 1844 में हुई थी। अब मैंने आपके सामने मिसाल समझा दी है। ऐसे जो सवाल होते हैं उन्हें मारूजी सवालात बोलते हैं उर्दू में। हिंदी में बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये आपके जो मारूजी सवालात होंगे ये 15 आएंगे, ठीक है। यानी जो हिस्सा है आपका पहला, उसमें जितने भी तमाम सवालात होंगे, तमाम सवाल एक एक नंबर के होंगे। जो मारूजी सवालात हैं वो 15 होंगे, तो इसकी वजह से प्रत्येक जो सवाल है वो 1 नंबर का हो जाएगा और जो मारूजी सवालात हैं वो कुल कितने नंबर के हो जाएंगे? 80 नंबर के हो जाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया मारूजी सवालात किन्हें कहते हैं और ये कैसे होते हैं। अगला है आपका हिस्सा पहले में बी। इसमें आएंगी आपकी खाली जगह। खाली जगहों का मतलब आप समझ ही रहे हो। एक सत्र, एक लाइन लिख दी जाएगी, उसमें 1 या 2 अल्फाज वहां से हटा दिए जाएंगे और आपसे उस खाली जगह को वो मुकम्मल करवाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे समझिए, खाली जगह ऐसी होती है, हमारा मुल्क खाली जगह देश है। ये आपके सामने एक लाइन लिख दी है हमने यहां से कुछ लफ्ज हटा दिए हैं, तो अब आप बताइए यहां पे क्या आ सकता है। ठीक है, ये जो हमने सत्र उठाई है, ये जो लाइन उठाई है, ये हमने सैयद एहतिशाम हुसैन का जो सबक है ज़बानों का घर हिंदुस्तान, उसमें जो ये पहली लाइन है वहां से हमने ये उठाई है। तो इसमें आएगा एक लंबा चौड़ा, एक लंबा चौड़ा। हमारा मुल्क एक लंबा चौड़ा देश है। ये होती है खाली जगह। जो खाली जगह होंगी ये आपके 7 क्वेश्चन होंगे जो 7 नंबर के बनेंगे। उसके बाद है आपका हिस्सा है पहले में सी, जो हिस्सा होगा मतलब सी सवाल होगा, जो उसमें आएगा आपका मुख्तसर तरीन सवालात। मुख्तसर तरीन सवालात का मतलब होता है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। मुख्तसर तरीन सवालात, ये सवालात आपके पेपर में 10 बनेंगे, ठीक है। मुख्तसर तरीन का मतलब होता है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, मतलब ऐसे आपके सवालात होंगे जो सिर्फ आपको 1 लाइन या 1.5 या 2, ज्यादा से ज्यादा 2 और कम से कम 1 लाइन में आपको इन सवालात का क्या देना पड़ेगा? जवाब देना पड़ेगा। ऐसे सवालात को हम मुख्तसर तरीन सवालात बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, जो आपका इम्तिहान का जो पर्चा होता है उसमें सवाल बनते हैं, ठीक है। जो आपके सवाल बनते हैं उनके कई हिस्से होते हैं। देखिए, पहला तो होता है मुख्तसर तरीन सवालात। एक तो ये सवालात बनते हैं, दूसरे बनते हैं मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात
और तीसरी किस्म के जो सवालात बनते हैं वो बनते हैं तफसीली सवालात। ठीक है, जो सवाल होते हैं वो तीन तरह के बनते हैं, वो कोई सा भी सवालनामा हो, मुख्तसर तरीन, मुख्तसर और तफसीली। मुख्तसर तरीन सवालात वो होते हैं जिन्हें एक या डेढ़ लाइन में लिखा जाता है, ऐसे सवालात को मुख्तसर तरीन सवालात कहते हैं। मुख्तसर सवालात ऐसे सवालात जिन्हें 2, 3 या 4 लाइनों में हम दे सके उन्हें मुख्तसर सवालात कहते हैं। जो तफसीली सवालात हैं वो एक पन्ने से लेकर 1.5 पन्ना या 2 पन्ने तक हो सकते हैं। ऐसे सवालात को हम क्या कहते हैं? तफसीली सवालात कहते हैं। हिंदी में इसे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न कहते हैं, इसे लघुत्तरात्मक प्रश्न कहते हैं और इसे निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल की जो किस्में हैं ये भी समझ में आई होगी कि सवाल बनते कितनी किस्म के हैं। आपका जो पहला हिस्सा है ये मुकम्मल हो गया है। इसमें मारूजी सवालात आएंगे, खाली जगह आएंगे और मुख्तसर तरीन सवालात आएंगे। ये आपका कौन सा हिस्सा हो गया? पहला हिस्सा हो गया। और गौर करने की बात यह है इसमें तमाम सवालात एक एक नंबर के होंगे। अब देखिए हिस्सा दूसरा, जो आपका पेपर का सेक्शन नंबर 2 होगा उसमें आएगा क्या क्या। सबसे पहला जो आपको सवाल देखने को मिलेगा वो मिलेगा गैर दर्शी इक्तिबास, अपठित गद्यांश, जिसे इंग्लिश में अनसीज पैसेज भी बोलते हैं। ये कितने नंबर का आएगा? ये 8 नंबर का आएगा, जिसमें कितने सवाल बनेंगे? 4 सवाल बनेंगे। ये जो गैर दर्शी इक्तिबास होगा इसके अंदर से ही वो आपके 4 सवाल बनेंगे, कहीं बाहर से नहीं बनेंगे। उस इक्तिबास के अंदर से छांट कर ही आपको उनका जवाब देना पड़ेगा। और आप ये भी ध्यान रखना इसमें 3 जो सवाल बनेंगे वो तो बनेंगे सवालात किस्म के, ठीक है, उनका आपको जवाब लिखना होगा। और जो एक सवाल होगा ना वो हमेशा लफ्ज का उसमें क्या पूछता है? मायना पूछता है। ठीक है, इसमें कुल 4 सवाल पूछे जाएंगे। 3 सवाल जो होंगे उनका तो आपको जवाब देना पड़ेगा छांट कर उसी में से ही। ठीक है, लेकिन इसमें जो एक क्वेश्चन बनेगा वो लफ्ज का बनेगा, उसका क्या बताना होगा? मायना। मेरे प्यारे बच्चों इसको आप बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि आमतौर पर बच्चों की आदत होती है वो अल्फाज के मायनों को याद नहीं करते, जबकि सबसे बड़ी बात यह है हमें लफ्जों का मायना आना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए वो बच्चों को यहां पर आकर अटकाता है। अगर बच्चा होशियार होगा तो वो लफ्ज का मायना बता देगा, अगर बच्चा कमजोर है तो वो लफ्ज का मायना नहीं बताएगा। ठीक है, इसमें जो ये एक क्वेश्चन बनेगा ये लफ्ज और मायना का बनेगा, इस पर भी आपको गौर व फिक्र करना है। और आपको जितने भी लफ्ज हैं आपकी किताब में उनके जो मायना है वो भी आपको साथ के साथ याद करते चलने हैं। चलिए अगला हिस्सा दूसरे में जो आपका बी सेक्शन होगा उसमें आएगा आपका कवाइद। ठीक है, अब कवाइद में क्या क्या आएगा? कवाइद में से जो क्वेश्चन बनेगा वो इस्म, सिफत, जमीर, इनमें से कोई भी एक आपको इम्तिहान में देखने को मिलेगा। या तो वो इस्म की किस्म पूछ लेगा या तारीफ पूछ लेगा, या सिफत की तारीफ या किस्म पूछ लेगा, जमीर की तारीफ या उसकी किस्म पूछ लेगा। आपसे मिसाल नहीं पूछेगा बिल्कुल भी कि मिसाल उसने पेश कर दी और अगर वो आपसे कहे कि हाँ भाई बताइए ये किसकी मिसाल है, ऐसे नहीं पूछेगा। या तो इस्म के बारे में पूछेगा, इस्म की कितनी किस्में या उसकी क्या तारीफ है, सिफत के बारे में पूछेगा और जमीर के बारे में भी पूछ सकता है। इन तीनों में से कोई भी एक पूछेगा वो। ठीक है, आगे देखिए सेकंड नंबर में वो क्या पूछेगा? फ़ैल, फ़ाइल और मफ़ऊल, इनमें से वो एक देगा आपको कि फ़ैल की तारीफ लिखिए और उसकी मिसाल भी पेश कीजिए, फ़ाइल की तारीफ लिखिए और उसकी मिसाल पेश कीजिए, मफ़ऊल की तारीफ बयान कीजिए और उसकी मिसाल लिखिए। इन तीनों में से आपको एक ही देखने को मिलेगा। ठीक है, हम ये जब कवायद का हिस्सा करवाएंगे तब वहां पर खूब तफसील के साथ बताएंगे
हम तो आपको पेपर का पैटर्न बता रहे हैं कि पेपर का पैटर्न जो है वो किस तरीके से आएगा। अगला तीसरा इसमें जो क्वेश्चन बनाएगा कवायद के हिस्से में वो बनेगा मुहावरा या कहावत में से। या तो आपको वहां पे इम्तिहान में मुहावरा देखने को मिलेगा या फिर आपको कोई एक कहावत देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आपका मुहावरा आएगा तो मुहावरे के हिस्से में आपको क्या करना है, जो मुहावरा होता है ना वो अधूरा जुमला होता है। ठीक है, जब मुहावरे का सवाल बनेगा वहां पर एक तो आपको वहां पर मुहावरे का मायना लिखना है और उसे जुमले में भी क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक नंबर तो इसका होगा और एक नंबर इसका होगा, कुल टोटल कितने नंबर हो गए, 2 नंबर। ठीक है, जो कवायद का हिस्सा होगा तमाम चीजों के 2-2 नंबर होंगे। ठीक है, या तो वो मुहावरा देगा या क्या देगा, कहावत। कहावत का सिर्फ मायना लिखा जाता है, जुमले में इस्तेमाल नहीं होती कहावत, क्योंकि कहावत पूरा जुमला होती है। ठीक है, मैं जब मुहावरा और कहावत का टॉपिक करवाऊंगा तो मैं इन्हें तफसील से बताऊंगा। आगे देखिए, मुतरादिफ या मुतजाद। ठीक है, आपके इम्तिहान के पेपर में आपको मुतरादिफ देगा, पर्यायवाची बोलते हैं जिन्हें, या मुतजाद देगा जिन्हें विलोम शब्द बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों में से एक ही देखने को मिलेगा, या दोनों देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर मुहावरा या कहावत में से एक ही देखने को मिलेगा, या तो वो मुहावरा देगा या कहावत ही देगा, दोनों नहीं देगा बिल्कुल भी। तो ऐसे ही यहां पर या तो वो मुतरादिफ देगा, पर्यायवाची देगा, या वो मुतजाद विलोम शब्द देगा। इनमें से कोई एक ही देगा, वो दोनों नहीं देगा। आगे देखिए, अगला जो आपका हिस्सा है 5वां, वो है वाहिद और जमा का। एक सवाल तो वाहिद का देगा, एक जमा का देगा, या फिर वो ऐसे करेगा दोनों लफ्जों को ही वो वाहिद लिख देगा, उनकी जमा बनानी होगी, या दोनों लफ्जों को वो जमा देगा, उनकी क्या बनवाएगा, वाहिद बनवाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से वहां पे पूछा जाएगा। अगला है जो आपका छठा है वो मुजक्कर और मुअन्नस का है। मुजक्कर का मायना होता है पुल्लिंग और मुअन्नस का मायना होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, या तो वो आपके वहां पर इम्तिहान में मुजक्कर ही लिख देगा कि हाँ भाई इनके मुअन्नस बनाइए, या फिर आपके पेपर नामा में वो मुअन्नस लिख देगा, फिर आपको वहां पर मुजक्कर बनाने होंगे। अगला जो आपका है 7वां, कवायद के हिस्से में ही अल्फाज पर साबिके और लाहिके। आपके सामने आपके इम्तिहान में वो कोई भी लफ्ज लिख देगा, या तो आपको साबिके लगाने होंगे, या तो आप उपसर्ग लगाओगे उन अल्फाज में, या फिर आपको लाहिका प्रत्यय लगाना होगा। जैसे मिसाल के तौर पे एक लफ्ज है ईमान। ठीक है, ऐसा सवाल आपके पेपर में आ गया मान के चलो, या तो आपको साबिके लगवाएगा, उपसर्ग लगवाएगा उसमें अल्फाज में, या फिर लाहिका लगवाएगा, प्रत्यय लगाएगा। देखिए, अगर मैं इसके आगे बेसाबिका लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, बेईमान। ठीक है, या तो आपको ऐसे लगाना होगा वहां पर पेपर में। अगर मैं इसमें दार जोड़ दूंगा और बे को हटा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ईमानदार। तो ये क्या हो गया, लाहिका। ठीक है, आपको वो पेपर में ऐसे लगवाएगा। आगे देखिए, रुमूज औकाफ। रुमूज औकाफ का मायना होता है विराम चिन्ह। ठीक है, आपने हिंदी में भी विराम चिन्ह पढ़े होंगे, उर्दू में भी विराम चिन्ह होते हैं। ठीक है, वो वहां पर या तो नाम दे देगा, ठीक है, रुमूज औकाफ का नाम दे देगा, या फिर वहां पर अलामत लिख देगा। अगर वो नाम लिखता है, जैसे उसने नाम लिख दिया सकता, ठीक है, तो आपको इसका चिन्ह बनाना, इसकी अलामत बनानी है, इसकी पहचान बनानी है कि सकता होता कैसा है। तो आपको जब नाम लिखा आएगा तो आपको वहां पर ऐसा लिख के आना होगा। ठीक है, और अगर आपके पेपर में वो अलामत देता है तो आपको उसका क्या लिखना होगा, नाम। इस अलामत का नाम क्या है, सवालिया। ठीक है, चाहे वो नाम देकर अलामत पूछ ले, चाहे अलामत देकर नाम पूछ ले, वो कैसे भी पूछ सकता है, आपको दोनों तरीके से याद करने हैं।
हमने जो ये कवायद का हिस्सा है ये मुकम्मल कर लिया है कि कवायद में कैसे कैसे सवालात आएंगे और हमें कवायद में क्या क्या पढ़ना है। इसकी वजह से हमने जो ये कवायद का हिस्सा है पूरा तफसील के साथ पेश किया है, जिससे आपके समझ में आ जाए कि कवायद में आखिर पूछेगा क्या क्या और हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब देखिए हिस्सा तीसरा। इसका जो पेपर का सेक्शन, उसमें तमाम सवाल 3 नंबर के होंगे। ठीक है, जो आपका जो ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर इसी हिस्से में आएंगे आपके, तो आपको यहां पर पूरा गौर व फिक्र करना है। देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इक्तिबास। आपकी किताब में जितने भी सबक हैं, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर कन्हैयालाल कपूर का बेतकल्लुफी सबक है, और एहतिशाम हुसैन का जबानों का घर हिंदुस्तान है, खुदा के नाम खत है, भीमराव अंबेडकर है, आदमी की कहानी है, और बहुत सारे असबाक हैं, सबक हैं। तो कोई भी 2 सबक के अंदर से यहां पर 2 इक्तिबास आएंगे। जो वो इक्तिबास आएंगे आपको उन्हें पढ़ना है। जब आप उनको पढ़ोगे तो आपको मालूम हो जाएगा वो किस सबक के अंदर से आए हैं। फिर आपको जवाब कैसे लिखना है। जो ये इक्तिबास का जो ये हिस्सा है, जो इक्तिबास आते हैं, इसमें आपको एक तो हवाला लिखना होता है और एक लिखनी होती है तशरीह। जो हवाला होता है उसके अंदर आपको 2 चीज लिखनी होती हैं। एक तो है मुसन्निफ का नाम, मुसन्निफ का नाम, और इसमें जो दूसरी चीज होती है वो होती है सबक का नाम, सबक का नाम। जो आपका हवाला होता है, अगर आपका हवाला दुरुस्त चला गया इम्तिहान में तो उम्मीद है ये इक्तिबास आपको 3 नंबर दे के जाएगा, अगर आपका हवाला सही है। क्योंकि यहां पर जो मुमतहिन होता है वो आपके जहन की आजमाइश करता है कि आपको इतना पता है या नहीं है कि ये इक्तिबास किस सबक के अंदर से आया है। अगर आपने यही पता लगा लिया तो आपके 3 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता। जैसे मान के चलिए मिसाल के तौर पे बेतकल्लुफी सबक के अंदर से कोई इक्तिबास आ गया आपके इम्तिहान में, तो आप हवाले को किस तरीके से लिखोगे। आप वहां पर लिखोगे ये इक्तिबास हमारी किताब जान पहचान से लिया गया है। पहली सत्र तो ये हो गई। दूसरी सत्र आपको लिखनी है ये इक्तिबास कन्हैयालाल कपूर के सबक बेतकल्लुफी से माखूज है या लिया गया है। जब आप इतनी चीजें लिख दोगे तो आपका जो हवाला होगा वो मुकम्मल हो जाएगा। अब उसके बाद है तशरीह। सर हमें तशरीह में क्या लिखना है। तशरीह में मेरे प्यारे बच्चों आपको जो वो इक्तिबास दिया हुआ है ना, उस इक्तिबास को आप एक बार गौर व फिक्र के साथ पढ़ना, फिर उसे अपने अल्फाज में पेश करने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको जू की तू लिख दोगे, जैसा का वैसा ही लिख दोगे, तो मुमतहिन आपको, एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। आपको अपनी तरफ से अपने अल्फाज में वो हिस्सा लिखना होगा। ये आपका इक्तिबास हो गया। ठीक है, ऐसे करना है आपको इक्तिबास। उसके बाद है सबक का खुलासा। जो आपके नसर के जितने भी सबक हैं, ठीक है, जैसे बेतकल्लुफी है, जबानों का घर हिंदुस्तान है, ठीक है, और उसके बाद है आपका आदमी की कहानी है, खुदा के नाम खत है, भीमराव अंबेडकर है। कोई भी 2 सबक देगा जिनमें से आपको एक सबक का खुलासा करना है। खुलासा का मायना होता है जो भी आपने सबक में पढ़ा है उसकी जो अहम अहम चीजें हैं वो पूरी तफसील के साथ पेश करनी होती हैं, बस, और इसमें और कुछ भी नहीं होता। उसे क्या कहते हैं हम? सबक का खुलासा कहते हैं। जो सबसे
इंपॉर्टेंट जो सवाल बनेगा वो ये बनेगा कि जो गजल है और जो नज्म है इनके अंदर से कैसे सवाल आएंगे। आपके निसाब में सिर्फ 2 ही गजल शामिल हैं, एक तो मीर तकी मीर की और एक मिर्जा गालिब की। दोनों गजलों के अंदर से 2 अशार आएंगे जिसमें कोई दोहराए नहीं है, वो आएंगे, ठीक है। और आपको यह भी पता होगा किसने कौन सी गजल लिखी है, ठीक है। जैसे मीर तकी मीर ने लिखी है नाजुकी उसके लब की क्या कही है, ठीक है। और मिर्जा गालिब ने लिखी है कोई उम्मीद बर नहीं आती कोई सूरत नजर नहीं आती, ठीक है। तो हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि जो गजल के जो असार होंगे आप उनको पहचान लेंगे वो किसने लिखे हैं, ठीक है। या तो आप गजल को कर लोगे, ठीक है, और जितनी भी आपकी नज्म है उन नज्मों के अंदर से क्या आ जाएगा, एक बंद आ जाएगा। फिर आपको वो पहचानना पड़ेगा वो किस नज्म में से बंद आया है, जैसे हमद है या नेकी और बदी है, पहाड़ और गिलहरी है, ठीक है, और ए शरीफ इंसानों जो नज्म है उनके अंदर से आ जाएगा। मैं तो आपको यही सलाह देता हूं, आप अगर गजल वाले हिस्सों को करोगे तो ये आपके लिए ज्यादा आसान होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हिस्सा तीसरा में है डी, उसमें नज्म का खुलासा आएगा। अगला नज्म का खुलासा, जितनी भी आपने नज्में पढ़ी हैं, ठीक है, उन नज्मों को आप तफसील के साथ पेश करोगे। आपको पेपर में बंद नहीं लिखना कि तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई, क्या आसमां बनाया, ऐसे नहीं लिखना बिल्कुल भी। आपको जो आपने वो नज्म पढ़ी है, ठीक है, चाहे नेकी और बदी हो, चाहे हमद हो, ठीक है, और चाहे ए शरीफ इंसानों हो, जितनी भी आपने नज्म पढ़ी हैं इन्हें आप अपने अल्फाज में लिखोगे, नसर की तहरीर में, जैसे नसर लिखते हैं ना, ऐसे आपको वो लिखने हैं। आपको वहां पर कोई बंद वगैरह नहीं लिखना है कि हाँ भाई हमें बंद कैसे याद होंगे, नहीं, उसका खुलासा आपको याद करना है और उसे नसर के अंदाज में लिखना है। ये हो गया आपका नज्म का खुलासा। अगला देखिए हिस्सा जो चौथा है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो तमाम सवाल होंगे वो 4 नंबर के होंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा हालात जिंदगी। हालात जिंदगी का मतलब होता है जिंदगी के हालात, जिसे सवाने हयात भी बोलते हैं। सवाने हयात कोई भी जो शायर है, कोई भी जो मुसन्निफ है, उसकी सवाने हयात यानी जीवन परिचय, बायोग्राफी आपको वहां पर लिखनी होगी। कोई भी मुसन्निफ या शायर है, कब पैदा हुआ है, कहां पर पैदा हुआ है, उसका असल नाम क्या है, उसके वालिदैन का नाम क्या है, ठीक है, उसने कहां कहां पर तालीम हासिल की है, कहां कहां पर सफर किया है, कहां कहां पर मुलाजमत हासिल की है, उसने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं और उसने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, उनका इंतकाल कब हुआ, हमारे निसाब में उन्होंने कौन सा सबक लिखा है, ये तमाम चीजें हालात जिंदगी में लिखनी होती हैं। अगला जो इसमें सवाल होगा वो होगा दरखास्त या खत का, ठीक है। यहां पर या तो वो आपसे दरखास्त लिखवाएगा, अर्जी लिखवाएगा, या फिर आपसे खत लिखवाएगा। चाहे वो आपसे 2 दिन की छुट्टी पर भी लिखवा सकता है, बुखार के ऊपर लिखवा सकता है, टीसी के ऊपर लिखवा सकता है, साफ सफाई के ऊपर लिखवा सकता है, किसी के भी ऊपर लिखवा सकता है। और जो आपका खत है वो भी किसी चीज के ऊपर आपको लिखवा सकता है। जैसे मान के चलिए आपको अपने दोस्त को मुबारकबाद देनी है तो उसके ऊपर एक खत लिखिए। आपको 200 रुपए की असद जरूरत है, आप अपने वालिदैन को एक खत लिखिए, ठीक है। आपके दोस्त की शादी है, उसके लिए खत लिखिए। यहां पर ये कोई सा भी खत दे सकता है, ठीक है। इन दोनों में से आपको एक ही करना है। अगर मेरी सलाह लो तो आप दरखास्त पर ज्यादा जोर देना। मैंने जितने भी गुज़िश्ता जो सवालनामे हैं उनका मुताला किया है, एक तो टीसी, एक बुखार, एक छुट्टी, ये 3 अर्जियां ऐसी हैं जो हर साल पूछी जाती हैं। मतलब बदल बदल कर, कभी छुट्टी के ऊपर पूछ लिया, कभी बुखार के ऊपर पूछ लिया, ठीक है, कभी टीसी के ऊपर पूछ लिया। मतलब ये जो अर्जियां हैं ये बदल बदल कर इस साल कोई सी दे दी, अगले साल कोई सी दे दी, यहीं से ही ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला है मजमून। मजमून बोलते हैं निबंध को, ठीक है। कोई भी मजमून दे देगा वो आपको, और वो मजमून आपको तफसील के साथ लिखना होगा।
जो मजमून होगा वहां पर इम्तिहान में कोई भी 3 उन्वान आपके सामने पेश कर देगा। पहले तो 4 देते थे, लेकिन अब वो कंजूसी करने लग गए, इसकी वजह से अब वो 3 देने लग गए। तो इसमें क्या करना होता है, पूरा मजमून आपको लिखना होता है तफसील के साथ। इसमें आपको वही उन्वान चुनना है जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा मालूमात रखते हो, जैसे ताजमहल है, दिवाली है, ईद है, होली है, मेरा स्कूल का पहला दिन, मेरा पसंदीदा खिलाड़ी, या कंप्यूटर की अहमियत वगैरह वगैरह। ऐसे मजमून आपके पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको आपका जो ये सवालनामा है पूरा समझ में आया होगा। आप इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमसे जोड़िए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप जितने ही ज़्यादा बच्चों को हमारी क्लास से जोड़ोगे, हम उतना अच्छा ही आपको पढ़ा पाएंगे। और ये भी है, अगर आप दूसरों की मदद करोगे तो अल्लाह ताला आपको इस बात का सवाब जरूर देगा। हाँ भाई, कोई चीज़ है उसका खुद ही खुद फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, औरों को भी फ़ायदा उठाने का मौका दे देना चाहिए। आपके जितने भी आस पड़ोस में हैं, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनके असातिज़ा नहीं है, जिनके स्कूल में उर्दू ज़बान के, तो आप उनको ज़रूर हमारी क्लास शेयर करें। उनसे कहें कि हाँ भाई, रोज़ाना एमजे सर की जो क्लास है वो आती हैं, आप उनका मुताला करें। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, अगर कोई समझने में, पढ़ने में या किसी और चीज़ का इजाफा या बदलाव आपको क्लास में करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक हमसे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, आपकी समातों का शुक्रिया।